कार्यक्रम सुप्रभात के सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोताओं, आज 8 मार्च का दिन है और कार्यक्रम सुप्रभात में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे सभी श्रोताओं को इस दिन की शुभकामनाएं। निरंतर कई वर्षों से हम महिला दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ आज के ही दिन महिला सम्मान की बात करने से महिला सम्मान की सुरक्षा हो जाती है? इस देश की नारी को श्रद्धा, देवी, अबला जैसे कई संबोधनों से संबोधित करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और नारी के साथ इस प्रकार के संबोधन या विशेषण को जोड़कर या तो उसे देवी मानकर पूजा जाता है और या फिर अबला मान लिया जाता है और इस बात को भुला दिया जाता है कि नारी एक शक्ति का भी रूप है, जिसे कम आंकना हमारी एक बड़ी भूल हो सकती है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर हैं जम्मू विश्वविद्यालय से डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की एचओडी और डायरेक्टर सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज डॉक्टर विश्वरक्षा जी। तो आइए इनके साथ बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों की। डॉक्टर साहब, आज के दिन हम बात करते हैं महिलाओं की अचीवमेंट्स की, उनके अधिकारों की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की। हालांकि इस विषय को लेकर काफी काम हुआ भी है, फिर भी किस प्रकार की चुनौतियां आज की महिलाओं के समक्ष हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद राजेश जी, आपने आज के महत्वपूर्ण दिन पर मुझे ये मौका दिया। 8 मार्च का जो दिन होता है हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कई वर्षों से मना रहे हैं। किसी भी दिन को मनाना महत्वपूर्ण इसलिए भी मैं मानती हूँ क्योंकि हर दिन तो हम बात करते ही हैं, लेकिन उस दिन इस विषय पर एक फोकस डिस्कशन, चर्चा, बात करना बहुत जरूरी होती है जी। तो जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार भी अब हैं, उनके पास बहुत सारे कानून भी हैं महिलाओं के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और उनको समाज का आधा हिस्सा मानते हुए बहुत सब अधिकार दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। शुरू में महिलाओं को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, एक मूवमेंट चलानी पड़ी और डिफरेंट तरह की मूवमेंट भी चली। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो महिलाओं को इतना सक्षम और इतना दिमागी तौर पर रैशनल भी नहीं माना जाता था कि वो वोट भी दे सके। और अगर आपको पता हो कि इंग्लैंड की महिलाओं को तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा कि वोट देने का अधिकार वो मिल पाए। लेकिन भारतीय महिलाएं कहीं पर मैं कहूंगी कि इस हिसाब से फॉर्चुनेट रही हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम सबको बराबर एक समान, बिल्कुल एक समान नागरिक समझकर सब पुरुष, महिलाएं, जितनी भी तरह की हम में डाइवर्सिटी है, उन सबको एक तरह के अधिकार दिए गए। यूनाइटेड नेशंस ने भी 75 से 85 के डिकेड को महिलाओं का दशक जो है वो डिक्लेयर किया था और उसी दौरान फिर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी शुरू हुआ 8 मार्च को। जब हम इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी भारत में ये समझा जा रहा था कि संविधान के आने से और समान कानून अधिकार सब होने से महिला पुरुष में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन देखा ये जाने लगा कि ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, उनके साथ भेदभाव भी है और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी ने 1974 में अपनी एक रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट जो थी वो स्टेटस के बारे में थी, महिलाओं के स्टेटस के बारे में रिपोर्ट थी। वो कमेटी भी उसी बारे में थी और उसका जो टाइटल था उसका नाम था टुवर्ड्स इक्वालिटी। स्टेटस इंडिकेटर्स से उन्होंने बताया कि महिलाओं को इकोनॉमिक इश्यूज भी थे, वर्क के रिलेटेड इश्यूज थे, उनकी फैमिली में इश्यूज थे। तो उस कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारी चेंजेस आई और ऑल्दो हम जानते हैं कि लड़के और लड़कियां बराबर तौर पर जो है वो उनको शिक्षा भी मिल रही है, उनको हर व्यवसाय में हर जगह आगे बढ़ने के समान अधिकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी की टीचर हूँ, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में इस बात को समझ और समझा पाते हैं कि किसी भी परिवार और किसी भी समाज के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वो एक पेट्रिलिनियल समाज है, क्या उसमें
पुरुषों की जो है वो डोमिनेंस ज्यादा है और महिलाओं को कहीं ना कहीं पर इंफीरियर समझा जाता है। और ये ना केवल एक समाज की सिखाई हुई प्रक्रिया मानी जाती है, बट इसको ये समझा जाता है कि ये तो कुदरती है, ये प्राकृतिक है कि महिलाएं कम और पुरुष अधिक के हकदार हैं। डॉक्टर साहब, आज भी इतने वर्षों के बाद जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का जो थीम है वो जेंडर इक्वलिटी को लेके है। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, है ना। एक साइकिल के लिए आज लैंगिक समानता जो है हमारे जेंडर वाइज जो है नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में क्या सोचती हैं कि इस मोर्चे को लेके अभी भी कितनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और ये जो हम समानता की बात करते हैं समाज में कि दोनों पहियों का बराबर चलना समाज में किस तरह की डेवलपमेंट को बना सकता है, ला सकता है? देखिए, जहाँ जेंडर इक्वालिटी या लैंगिक समानता की बात आती है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समानता में ये बात बिल्कुल नहीं है कि हम अलग हैं, महिलाएं पुरुष या थर्ड जेंडर के लोग या और विभिन्नताएं रखने वाले लोग, सब हम आपस में अलग है। देखिए, ना कोई दो पुरुष एक जैसे होते हैं, ना दो महिलाएं एक जैसी होती हैं। तो हमारे डिफरेंसेस वहां से शुरू होके हमारी एथनिसिटी, ट्राइबल, कास्ट, हर तरह के डिफरेंसेस हमारे में हैं। लेकिन इन डिफरेंसेस के होते हुए भी हमारा हक है कि हम सबको समान रूप से ट्रीट करें। तो जहां पर जेंडर इक्वालिटी को समझने की बात है, समानता की बात है, तो उसमें है अंतर को हमारे आपस में अलग होने को मानते हुए फिर हमने एक समान तरह की ट्रीटमेंट और व्यवहार एक दूसरे के साथ करना है। ये जो है ये जेंडर इक्वालिटी की बात है। जहां तक आप कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है और क्या हम कर पा रहे हैं, तो आई थिंक हर चीज जो है वो घर से शुरू होती है। समाज को भी अगर हम देखते हैं तो हमारा बेसिक यूनिट जो होता है वो इंडिविजुअल होता है एक। तो जब तक हम अपने घरों में, अपने रोजमर्रा के व्यवहार में, हमारी सोशलाइजेशन में कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, मतलब पढ़ाएं हम कुछ और घर में करें कुछ और, तो वो आपस में कॉन्ट्ररी हो जाता है। तो बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही और सही क्या है, हाँ, सही क्या है। मैं एक छोटे से उदाहरण से ही समझाना चाहूंगी कि हम जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं कि कुछ काम महिलाएं करती हैं, कुछ पुरुष करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो केवल पुरुष या केवल महिलाओं को करना है। सिर्फ एक काम के, वो है प्रजनन, जो बच्चे को जन्म देना। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं कि जहाँ बहुत सारे भारी काम औरतें करती हैं और बहुत सारे हल्के काम पुरुष करते हैं। जी, मुझे नहीं लगता कोई आज ऐसा कोई फील्ड बचा है जहाँ महिलाओं का एक वर्चस्व नहीं हो रहा है। महिलाएं हर फील्ड में जा रही हैं। जी, महिलाएं कम नहीं है। दूसरा, महिलाओं और पुरुषों का कोई कंपटीशन नहीं है। हम किसी मुकाबले में नहीं है। देखिए, कोविड ने हमें ये कितना सिखाया है। आई थिंक कहीं पीछे भी मैं जब आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपको कहा था कि कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि ये जो घर के काम थे, ये घर के या महिलाओं या पुरुषों के काम ना होकर लाइफ स्किल्स थे, जीवन जीने की ये हमारे स्किल्स थे कि जिसको ये आता था उसने ये कठिन समय पार कर लिया। जब हम पब्लिक डोमेन में आते हैं कि किस तरह के सैलरी वर्क्स औरतें कर रही हैं और औरतों के कौन से कामों में आपको औरतें ज्यादा नजर आएंगी, तो आपको वहां भी बायस नजर आएगा। इसलिए आज की थीम भी जो है वो ब्रेक द बायस की बात है, जेंडर इक्वालिटी की बात है, सस्टेनेबल टुमारो के लिए। और जहां महिलाएं हैं वहां पुरुष भी आ सके, तो हम ये मिलजुल कर, मिल बांट कर काम करें तो वो समानता है। और समानता ये भी मुझे लगता है कि जहां हम बेटी और बेटे में फर्क ना रखकर, है ना। तो मैम एक चीज और आपसे पूछूंगा कि हम जो आज की महिलाओं के सामने एक बड़ा चैलेंज जो मैं मानता हूँ वो एक सोशल सिक्योरिटी, एक फिजिकल सिक्योरिटी जिसको आप बोलते हैं, आज भी वो इंडिपेंडेंट इतनी नहीं हुई कि अकेली कहीं जा सके बिना किसी पुरुष के बाहर निकल सके। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जहां ये चीज नहीं देखने को मिलती है। मैच्योरिटी का जो सुरक्षा का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक हमारी जितनी भी परेशानियां या जितनी भी चुनौतियां महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, उनका एक सबसे बड़ा कारण उनकी सुरक्षा का कारण है। असुरक्षित क्यों है महिलाएं दिन में या रात में या सुबह, और मैं दिन रात इसलिए कह रही हूँ कि जब आप उनके अगेंस्ट होने वाले क्राइम, चाहे वो मोलेस्टेशन है, रेप है और इस तरह के जितने भी घिनौने और अपराध हैं, वो अगर आप देखें, उनके स्टैटिस्टिक्स देखें, तो उसमें कोई समय तय नहीं है कि रात में ये कार्य हुआ। या वो गरीब महिला जो इन लोगों के घरों में काम करती है, एक डोमेस्टिक वर्कर है, सुबह निकल आती है काम करने के लिए, और वो लड़के और पुरुष जो शराब के नशे में अपनी रात भर की पार्टी खत्म करके अर्ली मॉर्निंग जब निकलते हैं, तो कसूर उसमें
महिला का नहीं है या कसूर उसमें किसी भी दिन के पहर का नहीं है, उसमें हमारी सोच, उसमें हमारा ये जो एक हमें सिखाया जाता है कि यू आर मोर पावरफुल, आपको कोई ना नहीं कह सकता, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और हम तो उस समाज का हिस्सा है जहाँ तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण वाला नहीं, वो स्थिति भी नहीं आनी चाहिए जी। जहाँ चॉइस नहीं है, जहाँ महिला के पास कोई चॉइस नहीं है ना या हाँ कहने की, तो मुझे लगता है कि अगर अधिक महिलाएं शाम को रात को बाहर निकलें और वहाँ उनकी कमी ना हो, क्योंकि जब लड़कियां और औरतें घरों में रहती हैं शाम और रात को और कोई इक्का दुक्का बाहर होती है तो वो ज्यादा असुरक्षित हो जाती है। और वो सारे शहर और वो सारी स्टेट्स जो आप कह रहे हैं कि जहाँ सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो वहाँ आप देखेंगे कि रात में भी लड़कियां और औरतें काम कर रही हैं, मार्केट्स में भी आपको नजर आ रही हैं। तो वो सुरक्षित क्यों है? क्योंकि उनका नंबर ज्यादा है, पब्लिक डोमेन में या मार्केट में उनका नंबर ज्यादा है, वो एक दूसरे का ख्याल रख सकती हैं, एक सपोर्ट, अनसेड सपोर्ट जो है वो उनको मिलती है। एक बार और आपसे शेयर करूंगा कि हम इस वर्ष आजादी के 75 वर्ष भी पूरे कर रहे हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। बिल्कुल। तो 75 वर्ष की आजादी के बाद भी क्या कहेंगी आपकी महिलाओं के लिए, और क्या कुछ करना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम उनको और अधिकार दे पाएं? देखिए, मुझे लगता है कि जितना भी सरकारी पॉलिसीज हैं और इनिशिएटिव्स और जितनी भी उनके लिए प्रोविजंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सपोर्ट नहीं है और इन 75 वर्षों में उनमें बदलाव नहीं ला सके। बहुत बदलाव आया है, बहुत हुआ जी। महिलाएं शिक्षित हो हैं, महिलाएं अच्छी पोजीशंस पर आई हैं, महिलाओं को डिसीजन मेकिंग बॉडीज, अब देखिए हमारे पास 73rd 74th अमेंडमेंट से पंचायत में, म्यूनिसिपल बॉडीज में महिलाएं बैठी हैं। हम पार्लियामेंट में भी जाना चाहते हैं कि हमें वहां भी हमें रिजर्वेशन मिले, लेकिन हमें फर्क नजर आ रहा है कि हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है वायलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है और स्पेशली जो घरेलू हिंसा है वो अभी भी कम नहीं हुई है और कोविड के चलते तो वो और भी बढ़ी है। अभी की हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन प्लेस है और बहुत सारे कानून, इवन वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है वो सारे गाइडलाइन हैं। लेकिन फिर भी ये जो समाज का नजरिया है औरत को इंफीरियर और पुरुष को सुपीरियर देखने का, आई थिंक उससे जो है हिंसा का मुद्दा बहुत हद तक बढ़ जाता है। और हिंसा हर तरह की होती है, जरूरी नहीं है कि वो केवल फिजिकल हिंसा हो, इमोशनल हिंसा भी है, साइकोलॉजिकल हिंसा है, फाइनेंशियल हिंसा है, विमेन के साथ होती है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बात हम कर चुके, उस समाज में रह रहे हैं जहां हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर ये बात यहाँ श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगी कि NFHS ने अभी एक सर्वे शेयर किया जो 2019-21 का सर्वे था, जिसमें जो टुवर्ड्स इक्वालिटी के टाइम भी और बाद में इवन 2001 के सेंसस में भी जो हमारी सेक्स रेशो थी वो बहुत स्क्रूड थी, औरतें कम थी पर 1000 मेल्स 927 ओनली एज कम्पेयर टू 1000 मेल्स। अब हर 1000 लड़कों के लिए 1020 लड़कियां हैं, जो ऑलमोस्ट बड़ी अच्छी फिगर है। बैलेंस, बिल्कुल एक अच्छा बैलेंस हमें दिखा रही है। और इससे हमें बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग भी आई है कि हमारा जो ये सारी कोशिश थी कि हम जो कह रहे थे और सेंसिटाइज रहे थे उसका अब हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने में आया। मैम, हम बात तो करते हैं, काफी बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि कहीं हमारी करनी और कथनी में फर्क आता है। जी। तो किस प्रकार का फर्क देखती हैं आप जो दूर होना चाहिए सोसाइटी से, हमारे सोशल सेटअप से? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। एक बात है कमजोरी की, कि अपने आप को वीक समझना, वो हम एक अनसेड तरीके से बचपन से ही अपनी लड़कियों के अंदर कमजोर होने की भावना को ना चाहते हुए भी डाल देते हैं। मतलब कि तुम रुक जाओ, तुम किसी के साथ जाओ, तुम अकेली कैसे जाओगी, तुम्हारा काम करना या इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना उतना जरूरी नहीं है जितना सही समय पर सही लड़के से शादी हो जाना और वो सब बातें। तो मुझे लगता है इन सब बातों को एक फिक्स्ड रिजिड फ्रेमवर्क में ना डाल के एक चॉइस के फ्रेमवर्क में डालना चाहिए कि कोई लड़की जो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी है उसे मौका मिलना चाहिए कि वो जिंदगी में कुछ कर सके, और ये सब बातें बाद में आ जाए। पुरुषों में भी मर्दानगी का और मैस्कुलिनिटी का प्रेशर है कि भाई अब तुम इस एज पे आ गए हो, अब तुमको जो है वो नौकरी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो हमें
जरूर हटाना चाहिए। वो एक कमी है जो हमारे अंदर है, हमारे पूरे सोशलाइजेशन प्रोसेस की है, हमारी स्पेशली हमारे भारतीय समाज की संरचना ऐसी है कि जहां हम बेटे को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं और बेटियों की का मूल्य, उनका वैल्यू जो है वो कम रखते हैं। तो चलिए, विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है जिसपे हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी है। आपसे चलते चलते एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और कि आने वाले वर्षों में विमेन एम्पावरमेंट को लेके आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या कुछ और होना चाहिए महिलाओं के लिए? विमेन को न केवल अपॉर्चुनिटी बट उसके आउटकम की फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर वो पढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, उसका आगे वो क्या करने वाली हैं ये भी उनके हाथ में होना चाहिए। कोई उनके लिए निर्णय ना ले, जो अपना निर्णय खुद ले। जी, हाँ, वो इतनी सक्षम हो जाए, उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी कर दे कि वो अपने निर्णय खुद ले सकें, अपनी जिम्मेवारी खुद उठा सकें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रख सकें। अगर नेशन बिल्डिंग में उनका कंट्रीब्यूशन जो वो काउंट हो, तो एक गृहिणी को भी काम करने वाली और कंट्रीब्यूटर का दर्जा जो है वो ही सही रूप में एम्पावरमेंट जो है उसका सही मतलब ला पाएगा। हैंड होल्डिंग, सपोर्टिंग ईच अदर, अगर औरतें एक दूसरे का हाथ थाम लें तो वो बहुत दूर तक पहुंच सकती हैं। और मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का इससे ज्यादा बड़ा कोई और स्टेप नहीं हो सकता, कदम नहीं हो सकता। इसी के साथ महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये ड्रीम है, मेरा सपना है कि औरतें जहां भी लोकेटेड हों वो अपने आप में पूर्ण हो और सक्षम हों। जी, श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज हमारे साथ बात कर रही थी जम्मू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की HOD और डायरेक्टर सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज डॉक्टर विश्वरक्षा जी।